स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल करने वाले यशार्थ शेखर जी। स्वागत करती हूँ यशार्थ जी आपका स्टडी IQ पर और ढेर सारी बधाई फॉर दिस इनक्रेडिबल रैंक दैट यू हैव सिक्योर्ड इन यूपीएससी CSE। Thank you. I feel blessed and I'm very happy that I've got this rank and my struggle has ended sweetly. So I'm very happy with that. So यशार्थ, जैसे कि आपने बताया कि it feels extremely overwhelming कि रैंक 12 आई है। You secured this rank in your third attempt. तो थोड़ी सी लंबी जर्नी रही है और उस लंबी जर्नी का जो अंत हुआ है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल नोट पर हुआ। तो हाउ इज द फीलिंग कि you do not have to give another attempt and you're already into the services now? It feels great. बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात तो वही है कि प्री नहीं देना पड़ेगा बिकॉज अगर आप क्लियर नहीं करे हो देन यू हैव टू कि फिर से पूरी साइकिल कंप्लीट स्टार्ट मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट करनी पड़ती है। प्री मेंस तो फिर इंटरव्यू के लिए जाओ और उसके पहले का स्ट्रेस अलग होता है और प्री इतने अनप्रेडिक्टेबल बन गए हैं। मैंने इस साल का प्री देखा व्हिच वाज ऑलमोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। सो मोर देन हैप्पी। बहुत रहा है कि मैं तो चाहता था कि मेरा नाम ही लिस्ट में आ जाए बट इतनी अच्छी रैंक मिल गई है। सो गॉड को मैं थैंक यू करता रहता हूँ और माय पेरेंट्स माय सिस्टर और माय फ्रेंड्स उनके मतलब उन्होंने सपोर्ट दिया। थर्ड अटेम्प्ट हमेशा बहुत टफ होता है। इन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जितने भी अटेम्प्ट होते हैं बहुत ज्यादा टफ होते हैं बिकॉज रियलिटी स्टार्ट्स टू सेट इन कि आपका ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो। तो उसमें स्ट्रगल करते करते ना हो। अब कोई स्ट्रगल नहीं लगती है। व्हेन आई लुक बैक एट व्हाट द स्ट्रगल्स आई हैव फेस्ड, अब कोई स्ट्रगल नहीं लगती है लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। थैंकफुल हूँ गॉड के लिए, गॉड फॉर दिस सक्सेस। ये शायद आपने जैसे कहा कि इट फील्स ग्रेट कि दूसरा अब फिर से प्रीलिम्स नहीं देना है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जिसका इंटरव्यू थोड़े मार्क्स से रह जाता है फाइनल रिजल्ट में एंड देन फिर बहुत कम समय रहता है एंड फिर दूसरी साइकिल में एंटर करना है। तो वो जो समय रहता है अपने आप को गेयर अप भी करना है एंड एग्जामिनेशन भी देना है एंड ऑल्सो यू हैव टू डील विद द डिस्ट्रेस कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में थोड़े से नंबर से रह गया है। ये तो बहुत टफ टाइम होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस तो लास्ट 24 सितंबर को आए थे एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा हो जाएगा, लास्ट ईयर लिस्ट में नाम ही आ जाएगा। एंड आई थॉट ऑफ टेकिंग अ ब्रेक इफ मेरा नहीं होता। अगर मेरा हो जाता लिस्ट में तो मैंने वो प्री नहीं देना था, लेकिन जब नहीं हुआ तो बहुत बड़ा शॉकिंग चीज थी मेरे लिए। और फिर मुझे समझ में भी नहीं आया था क्या करना है क्योंकि प्रीलिम्स भी 16 दिन बाद था और मैंने प्रीलिम्स के लिए भी कुछ नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद एक हैंगओवर होता है कि आपने मिनट को बस 13 नंबर से मिस कर दिया है। सो ये सब चीजें जब हैंग कर रही हो तो सब कुछ एक साथ लेके चलना मुश्किल होता है। बट मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे मेरा सपोर्ट किया और मुझे मतलब मन नहीं करता था मेरा तो पिछले टेबल पे बैठ के पढ़ाई करने का, बट उन्होंने मुझे फोर्स किया। बट आफ्टर 4-5 डेज ठीक लगना स्टार्ट हुआ थोड़ा मोड़ा। बट वो जो हैंगओवर होता है लिस्ट में नाम ना आने का वो तब तक नहीं गया जब तक मैं प्री दे करके आ गया। और शाम को मैंने जब अपने मार्क्स चेक किए तो मुझे कॉन्फिडेंट हो गया कि आई एम क्लियरिंग प्रीलिम्स। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने अपने आप को गैदर किया। मैंने एक दिन बस रेस्ट लिया, उसके बाद आई स्टार्ट स्टडी। फिर मैंने 3 महीने बाद ही मैंने थोड़ी सांस ली। तो वही है कि जितना मौका देती है यूपीएससी आप उसको ही यूटिलाइज कर लो मैक्सिमम, यू विल बी मोर देन हैप्पी। तो बस यही था कि किसी तरीके से अपने आप को बिठा के पढ़ाया लिखाया और फिर जाके इस बार निकला है और रिजल्ट ने कर भी दिखाया। जो मेहनत रही है इतने सालों की दैट हैज बीन वेरी वेल रिफ्लेक्टेड विद अ वेरी वेरी अमेजिंग रैंक। ये शायद आप सेंट स्टीफेंस ग्रेजुएट है, आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। तो मैं वो ड्राइविंग फोर्स जो था प्रिपरेशन करने का वो मैं समझना चाहूंगी बिकॉज गियरिंग अप योरसेल्फ फॉर सच अ टफ एग्जामिनेशन और आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी रहेंगे कि पॉसिबिलिटी है आपका पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में भी ना हो। तो जो माइंडसेट है, जो ड्राइविंग फोर्स है, आई थिंक अगर वो क्लियर रहे तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है सस्टेन करने में। सो व्हाट वाज योर ड्राइविंग फोर्स दैट हेल्प्ड यू सस्टेन टिल 3 अटेम्प्ट? अब ऐसा है कि जैसे मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में है, सो एक मोटिवेशन तो हमेशा गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है बिकॉज इट प्रोवाइड्स सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। मैंने देखा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स गिव्स यू द मोस्ट अमाउंट मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि जिससे आप कुछ चेंज कर सकते हो। तो मुझको लगता है कि सिंस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है
तो मैंने सोचा कि अब आईएससी में जाएंगे, क्योंकि आईएएस में काम कर सकते हो, कहीं रूरल डेवलपमेंट में काम कर सकते हो, थर्ड डे यू कैन वर्क इन टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत डाइवर्स तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें मजा बहुत आएगा करोगे काम से। ये जॉब आपको बहुत जगह जगह घुमाने को ले जाएगी। आप कहीं एक 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 स्टेट में काम कर रहे हो, टुमारो यू माइट बी वर्किंग इन अ डिफरेंट स्टेट इन सब डिपार्टमेंट। आप उस स्टेट में भी ट्रैवल कर रहे होगे, तो आप डिफरेंट तरह के लोगों से मिलोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे। तो ये इस जॉब का प्रोफाइल बहुत सूट करता था मेरे टेम्परामेंट को। तो मैंने इसलिए मतलब ये एक ड्राइविंग फोर्स थी कि मुझे आईएएस बनना है। और इसका मैंने जर्नी स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक आई बिकेम सीरियस आफ्टर 10th। 10th के बाद लोग कॉमर्स लेते हैं या साइंस लेते हैं, मैंने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज ले लिया था। और उसके बाद मैंने 11th 12th लमाटने से किया था ह्यूमैनिटीज में विद मैथ्स। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले लिया, कि मैंने सोचा कि चलिए एक सब्जेक्ट ऐसा भी ले लें जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनी रहे साथ साथ। बट कॉलेज के टाइम पे मैंने रियलाइज कर लिया था कि इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ ऑप्शन हो जाता है। और और मैंने अपनी पढ़ाई तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी। मैंने कोचिंग राउज आईएएस ज्वाइन कर लिया था, और मैं उसके भी बैचेस अटेंड करता था, बस टू स्टे इन टच की मतलब क्या कर रही है यूपीएससी, उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह के आ रहे हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, बस ये इतना बेसिक ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद से जब मैं ग्रेजुएट हो गया 2018 में, मैंने आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट इट। और मेरा 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट था, 20 में सेकंड था, और 21 लास्ट ईयर अक्टूबर 10th को मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। सो इशार्त, ऑप्शनल की आपने बात की कि इकोनॉमिक्स वाज अ टफ ऑप्शनल एंड आपने ज्योग्राफी चुना एंड यू हैव सिक्योर्ड द हाईएस्ट इन ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो मैं आपसे ज्योग्राफी ऑप्शनल की ही बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले आपने ज्योग्राफी को क्यों चुना, क्योंकि ये भी हमेशा बहुत डाउट रहता है कि कौन सा ऑप्शनल चुनना है, कौन सा ऑप्शनल नहीं चुनना है। एंड अगर चुन लिया आपने और ज्योग्राफी चुना तो किस तरीके से तैयारी करनी, क्योंकि सोर्सेज की तो देयर इज नो लिमिटेशन, बट आपने कौन से सोर्स यूज किए, किस तरीके से पढ़ा, सिलेबस की डिमांड को समझा, मैं आपसे समझना चाहूंगी। पहले तो मैं अगर इस क्वेश्चन को आंसर करूं कि ज्योग्राफी मैंने क्यों चुना, इसके लिए मैंने ज्यादा कोई बहुत ज्यादा मतलब इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना पड़ा मुझे। मतलब ज्योग्राफी वाज क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट इफ एट ऑल अगर मैं कोई ऑप्शन चुनूंगा वो ज्योग्राफी होगा। मेरे को हमेशा ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता था, और जरूरी नहीं है कि किसी भी ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो आपको ऐसा ऑप्शन चुनना चाहिए जो आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में आप बार बार आप पढ़ सकते हो। सेकंड रीजन ये था कि मुझे रियलाइज हुआ कि इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो मतलब मुझे डिफिकल्टी हो रही थी ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन। आई फाउंड इट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो मैंने इसलिए उसको फॉलो नहीं किया। और तीसरा मैंने देखा कि ज्योग्राफी का जो रिफ्लेक्शन था पेपर 1 में काफी था, जनरल स्टडीज के पेपर 3 जनरल स्टडीज में। ये तीन मेरे मेजर रीजंस थे। और लास्ट ईयर मैंने यही गलती करी थी कि मैंने टेस्ट नहीं लिखे थे। दिस ईयर मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखे, अराउंड 10 टेस्ट इन ज्योग्राफी इटसेल्फ। हमने फोकस किया कि मुझे ऑप्शनल पे अपने फोकस करना है, क्योंकि ऑप्शनल में मार्क्स बहुत अच्छा आता है। जनरल स्टडीज में मार्क्स उतना अच्छा नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब 100 से 110 के बियॉन्ड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका नंबर आएगा नहीं आएगा, बट यू कैन इजिली इंप्रूव योर स्कोर बाय 40-50 मार्क्स इन योर ऑप्शनल। वो बहुत होता है। 40-50 मार्क्स जो है आपकी रैंक को बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट कर देता है। मेरा इसीलिए जब चूंकि मैंने ऑप्शनल पे फोकस किया, तो इसीलिए मेरा मार्क्स पिछले साल के मुकाबले इस साल ऑप्शनल में ही 55 मार्क्स बढ़ गए, जिससे मेरी रैंक बहुत अच्छी आ गई। तो यही था। और बाकी आंसर राइटिंग मस्ट है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। डायग्राम, यूजिंग एग्जाम्पल्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ये सब चीजें अगर आप इनकॉर्पोरेट कर ले रहे हो अपने आंसर्स में, टू मेक योर आंसर वेरी कंटेम्प्रेरी। अब वो जमाना गया यूपीएससी में कि जब आप मतलब 400 साल पुराने 500 साल पुराने कॉन्सेप्ट्स को रटा रटाया लिख दो और पीएससी नंबर दे दे आपको। उसमें आप अपना खुद का कुछ इक्वेशन थ्रू एग्जांपल्स या कोई केस स्टडी या कोई इनोवेटिव डायग्राम बना के आपको करना पड़ेगा अपने आंसर में। तो उससे क्या हुआ कि जो आपके आंसर की वैल्यू है, कितना मार्क्स वो फेच कर सकता है, वो बढ़ेगी। और वही है कि पेपर 1 हमारा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस को गो थ्रू करके देखना है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो आपको इतना आना चाहिए कि आप 10 मार्कर लिख लो, मिनिमम आपको इतना आना चाहिए। उसके बाद तो जो सिलेबस में मेंशन है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो केवल 10 मार्कर के लिए पढ़ो, और टाइम है तो उसको आप 15 मार्कर 20 मार्कर के लिए भी पढ़ो। और पेपर 2 बहुत एप्लीकेबल है। उसमें न्यूज़पेपर क्वेश्चन बहुत जनरल आते हैं, आप उसमें डायग्राम्स बनाइए, रेगुलर लाइफ से एग्जांपल्स दीजिए, न्यूज़पेपर्स के एग्जांपल्स दीजिए, व्हाटएवर यू कैन फाइंड इन द कोई भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन आप पढ़ रहे हो, उसमें अगर आपको कुछ मिल रहा है, या आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ भी मिल रहा है, आप उसको अप्लाई करिए। जितना आप उस पेपर को एप्लीकेबल बना सकते हैं, आपको उतना ज्यादा नंबर मिलेगा।
निशात, थोड़ा सा और डिटेल में मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करना चाहूंगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस लेवल तक हो, आपने बताया। उस चीजों को किस तरीके से न्यूज़पेपर के साथ आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज से कि सप्लीमेंट योर आंसर विद व्हाट्स करंट हैपनिंग्स एंड एवरीथिंग। सो हाउ टू एक्चुअली गेट दैट इनसाइट्स कि हम किस तरीके से अपने आंसर को वैल्यू एडिशन करेंगे। ऑल्सो किस तरीके से मैप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ज्योग्राफी में, तो मैं चाहती हूँ मैप को किस तरीके से पढ़ना है, अगर आप वो बता सकें। और पहले मैं लास्ट में मैप के बारे में बात करता हूँ, पहले मैं पेपर 1 के बारे में बात करूंगा। देखिए, पेपर 1 में कॉन्सेप्ट है, ड्यूरेशन क्रोनोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, चैनल मॉर्फोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है, या आइसोस्टेसी एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं किताब से, तो ना कि आप केवल कोशिश कीजिए कि नोट्स आप प्रिपेयर कर लें, बट नोट्स बनाने से पहले आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि आइसोस्टेसी होती क्या है, क्या बैलेंस होता है कॉन्सेप्ट उसमें, और उसमें उसका एप्लीकेशन क्या है इन द रियल वर्ल्ड, उसमें कौन कौन से फिलोसफर्स हैं जिन्होंने उसको कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल, आइसोस्टेसी को कंट्रीब्यूट करने वाले एक 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 जॉली, आई थिंक देयर इज आल्सो कॉल्ड प्रैट, देयर इज आल्सो पर्सन कॉल्ड हिस्कानन। सो अगर आप आंसर लिख रहे हैं कहीं पे भी आइसोस्टेसी पे, मेक श्योर यू मेंशन दीस पीपल। इस साल एक क्वेश्चन आया था 20 मार्कर, जिसमें उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स और आइसोस्टेसी का कंट्रीब्यूशन पूछा था, किसी प्लेट डेवलपमेंट में या लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में, कुछ ऐसे ही पूछा था। तो आपको लिखना पड़ेगा इन फिलोसफर्स का नाम। अब आप जनरल स्टडीज के तो स्टूडेंट होने की, केवल आइसोस्टेसी के बारे में आप लिख करके आ गए। इफ यू हैव टू मेक योर आंसर रिलेटेड, तो आपको हिस्कानन का कॉन्सेप्ट इन वन लाइन शुड बी वेरी थरो टू यू। मतलब आपको बस क्लियर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हिस्कानन ने ये बात बोली है, जॉली ने ये बात बोली है, प्रैट ने ये वाली बात बोली है। एक एक लाइन में आपको सबका ब्रीफ आना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स कर रहे हो, तो ना कि प्लेट टेक्टोनिक्स पता होने चाहिए, आपको वर्ल्ड का मैप आना चाहिए कि कौन सी प्लेट कहाँ पे डिवाइड होती है, कौन कौन से फिलोसफर्स ने या जोग्राफर्स ने उसके बारे में कंट्रीब्यूट किया है। सो एवरी प्लेस वेयर उस कॉन्सेप्ट का मेंशन आता है, आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं। दैट्स हाउ यू मेक योर आंसर वेरी मैच्योर। तो उससे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इसको केवल कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, बट इसको फिलोसफर्स के बारे में भी पता है जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ऐसे ही हमारा एक पेपर 1 पार्ट बी में कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफिकल थॉट में, उसमें आपको सारे फिलोसफी के एटलीस्ट एक एक दो लाइन के मिनिमम, इतना एक एक दो लाइन के कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। इस साल एक क्वेश्चन भी आया है वेल ज्योग्राफर्स के ऊपर या रेडिकल ज्योग्राफर्स के ऊपर, आई कांट रिमेंबर, पर जितने भी फिलोसफर्स हैं उनका नाम आपको पता होना, उनकी बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, और उनका कंट्रीब्यूशन एक एक लाइन में पता होना चाहिए। अगर आपको ये सब पता है, अगर आप लिख, इट विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स बेसिकली। तो वही है कि अगर आप नहीं लिखोगे तो 120 से 130 वाला रेंज आपको मिलेगा, और अगर आप इनका नाम लिखोगे तो आपको 140 150 मिलेगा। जैसे मेरे 156 हैं, बिकॉज आई रोट नेम्स ऑफ फिलोसफर्स। और वो तभी होगा एक बार आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप कर लो कि क्या क्या एवरी कॉन्सेप्ट मीन। अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो विच आर डिफिकल्ट, अब हो सकता है कि आप उसका 20 मार्कर ना अटेम्प्ट करिए, लेकिन उनके में भी आप इतना पढ़ के जाइए कि आप उसके बारे में, अगर कंपलसरी 10 मार्कर आ रहा है, आप उसको अटेम्प्ट जरूर करके आते हैं वेल एनफ कि आपको 10 में से 3-4 मिल जाता है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दिस ईयर वाज ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेशन। यूजुअली वो पेरिक्लाइसिस साइकिल का एक प्रोसेस होता है, लोग नहीं करते हैं, पर मैं करके गया था एटलीस्ट इतना कि मैं 10 मार्कर लिख सकता। तो उससे एक इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर पे कि दिस मैन इज अ वेल रेड पर्सन। और रही पेपर 2 की बात, पेपर 2 बहुत जनरल हो गया है। अब पर बहुत मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्लाउड बर्स्ट के ऊपर आ जाता है, लैंडस्लाइड के ऊपर आ जाता है। कि जनरल स्टडीज का भी कैंडिडेट होगा, वो इतना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है मेरे हिसाब से। पर वही है, आप जनरल स्टडीज के तो हो नहीं, आप ज्योग्राफर हो। आप ज्योग्राफर क्या कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा रीजनलिस्ट अप्रोच दो, डिटेल मैप बना सको, which makes you look कि यार you are a mature geographer, या आप रीसेंट एग्जांपल्स इनकॉर्पोरेट कर लो, या आप उसमें केस स्टडीज डाल सकते हो। जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर, तो आप बिल्कुल डिटेल डायग्राम बनाइए ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, कहाँ कहाँ से कौन कौन से जंक्शन से पास कर रहा है। तो दिस विल मेक यू लुक लाइक अ मैच्योर ज्योग्राफर हु नोज द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वेरी वेल। इस तरीके से आप अपने आंसर को बहुत डिटेल बना सकते हो, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर किसी ज्योग्राफर ने, किसी ऑप्शनल के स्टूडेंट ने लिखा है, और ये आंसर किसी जनरल स्टडीज के स्टूडेंट ने लिखा है। अब प्रोजेक्ट टाइगर में जनरल स्टडीज वाला स्टूडेंट भी ऑलमोस्ट वही लिखेगा और हम भी वही लिखेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो डायग्राम बना सकते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, विच विल बी अ केस स्टडी देन, या हम
हम रिसेंट टाइगर सेंसस ऑफ इंडिया के डेटा को बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर दें, टैग के साथ भी उसको इनकॉर्पोरेट कर लें। तो ये सब चीजें हैं, पर वही है कि पेपर 2 इज अ वेरी इजी पेपर। पेपर 1 में थोड़ा एफर्ट लगता है क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है, बट आपको कोई भी टॉपिक, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। डेनुडेशन क्रोनोलॉजी ऐसा टॉपिक है जो लोग छोड़ देते हैं, चैनल मॉर्फोलॉजी तो ऐसा टॉपिक है जो लोग छोड़ देते हैं। आपको करना है, आपको इतना नहीं मन कर रहा कि आप 20-15 मार्कर के लिए करिए, पर इतना जरूर करिए आप 10 मार्कर अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। यू शुड नॉट लीव अ सिंगल क्वेश्चन अनआंसर्ड। और उसके बाद जब आपने सब कर लिया है, तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स वेरी वेल। 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ता था और मुझे इतने एग्जांपल्स मिले कि मैं हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 4-4 5-5 एग्जांपल देता था। उसके बाद फोर्थ चीज जो होगी वो है आंसर राइटिंग। राइट एज मेनी टेस्ट एज पॉसिबल। मैं तो इतना तक कहूंगा, जनरल स्टडीज की आप टेस्ट सीरीज पे फोकस कम करें, ऑप्शनल पे फोकस करें, क्योंकि ऑप्शनल में नंबर बहुत मिलता है। इस साल तो मेरी समझ से ज्यादातर 90% लोगों के नंबर 270s 280s में आए ऑप्शनल में। बहुत वेरी रेयरली पीपल हैव स्कोर्ड अबव 300। तो अगर आप 300 के पार जा रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रैंक, प्रोवाइडेड यू हैव डन वेरी वेल इन योर जनरल स्टडीज। ये मेरी मतलब फुल प्रूफ स्ट्रेटजी थी और मैंने फोकस भी किया था अपने ऑप्शनल पे बहुत ज्यादा। न्यूज़पेपर की आपने बात की एंड ये बहुत जरूरी है कि यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू सप्लीमेंट हाउ यू गोइंग टू सप्लीमेंट योर आंसर्स विद द करेक्ट एग्जांपल्स। तो अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकें एंड हाउ टू रीड एक्चुअली द न्यूज़पेपर्स। अब हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स में ऐसा है कि एवरीवन हैज इट्स ओन डिफरेंट स्टाइल ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। हर कोई अलग तरीके से पढ़ता है। मेरा स्टाइल था कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने भी टॉपर्स का देख के स्टार्ट किया था कि 45 मिनट्स में खत्म हो जाए, और मुझे रियलाइज हुआ कि 45 न्यूज़पेपर हो नहीं पाता इतने अच्छे से। मैं 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था। एक मैं पढ़ता था इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा मैं पढ़ता था मिंट। और ये मेरा दिन में कोई भी स्टडी स्लॉट फिक्स नहीं था, केवल एक चीज फिक्स थी कि 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने। मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऑफ द एंटायर स्टडी टाइम जितना भी होगा उसमें मैं 3 आवर्स माइनस कर लूंगा, क्योंकि 3 आवर्स न्यूज़पेपर में जाने हैं। एंड मैं 3 आवर्स में बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ता था। मैं कोई नोट्स नहीं बनाता था, अंडरलाइन करता था जो मुझे इंपॉर्टेंट था फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मैं न्यूज़पेपर में कहीं खाली स्पेस होती थी मैं लिख लेता था, ताकि एटलीस्ट मैंने लिख लिया है, मेरे को एक सेटिस्फैक्शन थी कि मैंने कोई डेटा फैक्ट फिगर लिख लिया है। और इंडियन एक्सप्रेस इसलिए मुझे बहुत उसका, क्योंकि उसका व्यू बहुत अच्छा होता था, बहुत पॉजिटिव व्यू होता था, उसमें एक्सप्लेन सेक्शन बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा एडिटोरियल्स पहले ही पढ़ लेता था, सो दैट आप पूरा अखबार पढ़ के थक करके आप नहीं आ रहे हो एडिटोरियल्स पे। पर एडिटोरियल्स में भी वही है, आप कॉन्वर्सेशन करो एडिटोरियल के साथ। आपको क्या लगता है कि जो वो बोलना चाह रहा है, व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू दैट वन पर्टिकुलर एडिटोरियल इज सेइंग, क्या आप उससे एग्री करते हो नहीं करते हो, ये अपने दिमाग में सोचो। तो आप समझ में आएगा कि हाँ ये पॉइंट भी हो सकता है, वो पॉइंट भी हो सकता है। मिंट में क्या है कि मिंट में डेटा बहुत अच्छा आता है। पहला पेज, फर्स्ट पेज जो हाफ पेज आता है, उसमें उसमें एक्सप्लेन सेक्शन भी बहुत अच्छे से दे रखा है उन्होंने। और साथ ही साथ एक्सप्लेन सेक्शन के साथ उसमें क्या है कि उसमें एक लॉन्ग स्टोरी आती है विच इज वेरी गुड। उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन होता है। मिंट के एडिटोरियल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं हमेशा फोकस करता था फर्स्ट थिंग front, after that I used to go to editorial, after that economy, after that world, so that main section cover हो जा रहे हैं। after that मैं इंडिया के डोमेस्टिक नेशनल इशू पे आता था, क्योंकि डोमेस्टिक इशू पे तो हमको पता है, we know what is happening। इधर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और हम यूट्यूब पे एक्टिव है। तो लेकिन सबसे पहले मैं जब जिसको मैं कॉन्सेंट्रेट करता था, फ्रंट पेज, देन एडिटोरियल, दैट आई यूज्ड टू कम टू इकोनॉमिक सेक्शन, उसके बाद वर्ल्ड अफेयर्स। यही मैं मिंट के साथ भी करता था, एंड दिस वाज माय बेसिक स्ट्रेटजी। आप जब पढ़ रहे हो तो 3 महीने का अखबार अगर आप 2-2 अखबार डेली पढ़ रहे हो, इस मिशन टू जनरेट इनफ एग्जांपल्स कि आपके सारे क्वेश्चंस में एग्जांपल्स आ जाएंगे। और एग्जांपल्स ही पेपर 1 में 120 है, पेपर 2 में 119 है। केवल मैंने एग्जांपल्स डाले, फुल ऑन एग्जांपल्स डाले, और वो आपको स्टार्ट करना है। और आपको कैसे समझ में आएगा कि कौन कौन से एग्जांपल इंपॉर्टेंट है? एज आई सेड अर्लियर विद ज्योग्राफी ऑप्शनल, कि टेस्ट आपको लिखते रहने हैं। ऐसा नहीं कि आप न्यूज़पेपर आइसोलेशन में पढ़ रहे हो और टेस्ट नहीं लिख रहे हो। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है मैं उसको कहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि हाँ देयर इज अ लिंक, तो आप उस दिन न्यूज़पेपर भी और इंटरेस्ट से पढ़ने लगोगे और आपका टेस्ट लिखने का भी मन बहुत करेगा। सो दीज आर द 2 थिंग्स व्हिच आई कनेक्टेड, वो मेरे को हेल्प किया। I'm sure these are going to be very, very value added points for every aspirant. जो भी नए एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने में एक थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं। तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर? पहले सारी बेसिक बुक्स हो जाए या फिर फ्रॉम द फर्स्ट फॉर डे ऑफ द बिगिनर्स, प्रिपरेशन दे स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड क्लियरिंग द डाउट्स। आई थिंक फॉर द बिगिनर्स दे शुड रीड न्यूज़पेपर जैसे वो लेमैन पढ़ते हैं।
आफ्टर 5-10 days व्हेन यू गेट हैंग ऑफ अ न्यूज़पेपर, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चल रहा है इंडिया में। तो आप यू विल बी कनेक्टेड टू अ स्ट्रीम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसमें ये चल रहा है, उस वाली इशू में ये चल रहा है। फिर आपको आसानी होगी कनेक्ट करने में रियल वर्ल्ड से। और वही है कि आप तब तक कई कई चीजें हमको पता होती हैं, लेकिन जब तक हम टेस्ट, तो हमको भी नहीं पता होता कि हम वो पता था और हमने टेस्ट में एग्जाम्पल्स के तरीके से डाल दिया या आर्गुमेंट के तरीके से डाल दिया। सो एक एक आर्गुमेंट तो हमको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम इतना बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमको इतना नहीं रहता है, ये इतना सा याद रहता है। हमें बहुत ज्यादा याद रहता है और वो हम तब रियलाइज करते हैं जब हमको टेस्ट लिखना पड़ता है। तो इस वाले फियर साइकोसिस में नहीं रहना चाहिए कि हमको याद नहीं हो रहा है, याद हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपका काम केवल न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर आपको कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट तो आप उसको अच्छे से पढ़ लो। और मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि आप नोट्स बनाओ और हर एक चीज को इंटरनेट पे सर्च करो, वरना न्यूज़पेपर इतना बड़ा होता है कि आप हर एक चीज को इंटरनेट पे सर्च करने लगे तो वो एक ही न्यूज़पेपर 3 घंटे ले लेगा आपका। और अगर आप उसके नोट्स बनाओगे तो एक ही महीने में एक कॉपी इतनी मोटी तैयार हो जाएगी, उसको मन भी नहीं करेगा फिर आपको रिवाइज करने का, क्योंकि आपके पास इतना सब कुछ होता है पढ़ने के लिए। बेस्ट चीज वही है, कहते हैं ना, ओखम रेजर, द बेस्ट सोल्यूशन इज द सिंपलेस्ट सोल्यूशन। तो सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज द बेस्ट सोल्यूशन। वही है कि न्यूज़पेपर को बस पढ़ना है हमको, एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर। और हमको टेस्ट लिखते रहना है। अगर हम टेस्ट लिख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक सिंपल रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर कैन डू वंडर्स। आपको इतने एग्जांपल्स दे देगा। वैसे मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया आपका अबाउट हाउ टू डू मैप्स, वो मैं बता दूं कि बाद में बता। अच्छा, मैप्स का ऐसा है कि मैप में बिगिनिंग में मैं जो भी न्यूज़पेपर्स में जगह आती थी, आई यूज्ड टू राइट देम ऑन ऑन ए कॉपी। तो जर्निंग किया तो अराउंड कभी कभार 100 प्लेसेस भी आ जाती थी, बट इवेंचुअली आफ्टर 10-15 days वो 100 प्लेसेस रिड्यूस हो गए 15-16 में। सो डेली मेरा मैप वर्क वो था। और सेकेंड चीज वाज कि आप कोई भी मार्क में बुक ले आओ ऑन मैप और डेली रेगुलरली मैप वर्क करो। मेरा तो ये था कि या तो फर्स्ट आवर वाज रिजर्व फॉर मैप एज पार्ट ऑफ माय ज्योग्राफी, ऑफ क्योंकि मैं सबसे सुबह सबसे पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ता था। तो डेली 1 आवर वाज फिक्स, एंड उसमें मजा भी आता था। आई थिंक मैप मुझे बहुत मजा आता था करने में, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, मुझे मैप में प्लेसेस सर्च करना भी बहुत पसंद है, तो वो मैं इंटरेस्ट के साथ करता था। पर वही है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। आप रियलाइज करोगे कि अगर आप रीजनल मैप्स बना रहे हो जिसका आप यूज करोगे अपने पेपर 2 में, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिवर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो आप पहले बनाओगे केन बेतवा, उसको ज्वाइन करोगे तो आपको पता होगा कि वहीं पे आसपास पन्ना टाइगर रिजर्व। आपको अच्छे से मैप मार्किंग आई है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पन्ना के आसपास ही शहर है। जैसे आपके पन्ना वो छतर पड़ेगा, खजुराहो पड़ेगा, पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, उमरिया। तो इस तरीके से आपने मैप अच्छे से किया है तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। तो आप अपना डिटेल डायग्राम बना दोगे जो एक जनरल स्टडीज के स्टूडेंट से डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से आपका मैप वर्क केवल वो 10-20 मार्क का जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है पेपर 2 में उसमें नहीं हेल्प करेगा, बाकी जो रिटन क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी आपको हेल्प करेगा। पर उसके लिए आपको एक रीजनल पर्सपेक्टिव आना चाहिए कि अगर मैं एयर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि उसके नॉर्थ में कौन सा शहर है, ईस्ट में कौन सा शहर है, साउथ में कौन सा शहर है, वेस्ट में कौन सा शहर है। और ये मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि अगर मैं एक प्लेस को मार्क करता था, सो आई यूज्ड टू फाइंड व्हाट आर द सिटीज अराउंड इट आल्सो। जैसे अगर मैं बात करूं भोपाल की, तो भोपाल के जस्ट नॉर्थ में आपको एक शहर मिलेगा विदिशा, हल्का सा साउथ में मिलेगा रायसेन, और थोड़ा सा साउथ वेस्ट में एक शहर पड़ेगा होशंगाबाद, जिसे अच्छा नर्मदापुरम कहते हैं। आपको ईस्ट में उसके साउथ ईस्ट में एक शहर मिलेगा जैसे उज्जैन, इंदौर। नॉर्थ में आपको मिलेगा ग्वालियर। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में आ जाता है फ्रॉम मध्य प्रदेश, देन यू नो कि कहाँ पे आपको शहर मार्क करने हैं। और आप एक एंट्री मैप एंट्री से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 5-10 मोर मैप एंट्रीज, जो आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से मैं करता था। ये शायद बहुत ही अच्छे से एक अलग इंसाइट्स आपने प्रिपरेशन के बारे में बताया। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स हैं, जो और भी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, इवन दिल गेट द इंसाइट्स कि कैसे एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करना है। सो ये यस, शायद यस, गो अहेड। किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपके जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू का ऐसा है कि अ, जैसे मैं जब मैंने सीसैट में हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे 68 मार्क्स आए थे एंड आई barely क्रॉस द कट ऑफ बाय 1 क्वेश्चन। तो लेकिन मैंने सोचा कि मुझे सीसैट पे वर्क करना पड़ेगा, सीसैट इज गेटिंग टफ। तो मुझे बुक्स तो अच्छी लगती नहीं थी, सीसैट के लिए बुक्स आर वेरी बोरिंग। सो मैं क्या करता था कि कोई भी टॉपिक है जैसे सीसैट के सिलेबस का, लाइक कॉम्प्रिहेंशन या सीटिंग अरेंजमेंट या फिर HCF LCM या मैथ्स हो गया,
इन सबके वीडियोस स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पे आप एक टॉपिक सर्च कर दो, उसके आगे लिख दो स्टडी आईक्यू ऑन यूट्यूब, उसमें बहुत सारे वीडियोस मिल जाते थे। सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें क्वेश्चन भी होता था and the person who is teaching you will also give the solution as well. So उस टाइम फ्रेम में I used to do around 10-15 क्वेश्चन जितने भी वो कराते थे एग्जामिनर, और मुझे सोल्यूशन भी वही बता देते थे। सो वो जो एक टाइम होता वो सेव हो जाता था और इट ऑलवेज यूज्ड टू रिमेन फन। तो सीसैट तो मैंने अपना मतलब यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो सर्च करके किया है, एंड स्टडी आईक्यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, सो वेरी थैंकफुल फॉर दैट। फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में इसीलिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 68 मार्क्स था सीसैट में। इन द सेकंड अटेम्प्ट आई एंडेड अप विद अ स्कोर ऑफ 110 इन सीसैट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो वाचिंग। आई नेवर रेड अ बुक फॉर सीसैट बिकॉज बुक्स फॉर सीसैट आर नॉट वेरी ऑफ गुड क्वालिटी और उनमें एक्सप्लेनेशन आर नॉट गुड। तो वही है कि जब मैथ्स के कॉन्सेप्ट कोई आपको टीचर समझाता है, इन्हें इन्हें जैसे एसएससी सीजीएल के प्रिपरेशन के लिए जो आपके प्लेटफॉर्म पे होता है, तो ज्यादा मजा भी आता है, ज्यादा इनसाइट्स मिलती हैं। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर सीसैट, and that's how study IQ helped me. Glad to know, Yashad, that we have been part of your success story. And thank you so much for joining us in this interview session. हम सेशन के एंड में हैं, कुछ फाइनल टिप्स सभी एस्पिरेंट्स के लिए? अभी तो जिन लोगों ने प्री दिया है उनका जो मेंस में कुछ नहीं सोचना है, that there is an outside world. They have to give it all in these 3 months. टाइम जितना कम वेस्ट करेंगे उतना बेटर होगा, जितना कम बाहर जाएंगे उतना बेटर होगा, जितना सोशल मीडिया से दूर रहेंगे उतना बेटर होगा। एंड ट्राई ईटिंग हेल्दी फूड ताकि आप सिक ना पड़े। इवन गेटिंग सिक विल कॉस्ट यू अराउंड 4-6 days, एंड जब आपके पास 90 days ही होते हैं पढ़ने के लिए, तो 4-6 days की वैल्यू भी बहुत हो जाती है। मैं कहूंगा कि आप जितने टेस्ट लिख सकते हैं उतने आप टेस्ट लिखें, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, और ऑप्शनल पे फोकस करें और न्यूज़पेपर पे फोकस करें। एंड दोस पीपल हु आर गिविंग इट फॉर द नेक्स्ट ईयर, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, गो स्लो इन बिगिनिंग, बट इवेंचुअली आप अपनी प्रिपरेशन को इंटेंसिफाई कर लीजिए। एंड एट द सेम टाइम आप टेस्ट लिखना स्टार्ट कर लीजिए, पर लेस फ्रीक्वेंसी, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, मतलब 15 days में एक प्रीलिम्स के लिख लिए, तो दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी। बट अगेन, don't lose hope, and always be confident about your capabilities, because hard work never goes in vain. Very important advice, Yashad, कि जितना कम टाइम वेस्ट आप करें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड जो भी एस्पिरेंट्स अभी एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, हार्ड वर्क पेज ऑफ, इसलिए मेहनत करते रहें एंड गिव योर बेस्ट. Thank you so much, Yashad, and the entire team wishes you good health, good luck. It was absolute pleasure to have you. All the best for the new journey that's going to be beginning very soon. Thank you very much.